press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. सजदा अदा न कर सका, इस बात का गम नहीं, खुशी से झूमना भी दोस्तों, खुशी से झूमना भी कमांडोज, खुदा की इबादत से कम नहीं। जी हाँ, नमस्कार मित्रों एंड जय हिंद कमांडोज। मैं योगी दाकरे वाईराज डिफेंस क्लास चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और आज मैं लेके आया हूं आपके लिए कुछ स्पेशल ट्रिक्स जो आपको बहुत ही जल्दी याद हो जाएंगी। मुगलों के काल को याद करने की सबसे अच्छी ट्रिक है भाजें सब, भाजें सब। बी फॉर बाबर। सबसे पहले मुगलों में बाबर आया, जिसको मुगल काल का संस्थापक कहा जाता है। दूसरा आया हुमायूं, तीसरा आया अकबर, अकबर के बाद आता है जहांगीर, जे से जहांगीर, एस से शाहजहां, ए से औरंगजेब और बी से बहादुर शाह। बहादुर शाह दो हुए, ये द्वितीय नंबर के थे बहादुर शाह जफर, तो जफर नाम से कविताएं करते थे। एक बार दोस्तों दोबारा देख लेते हैं। बाबर जो फरगना का शासक था और एक पंजाब के सूबेदार के कहने पर भारत पर उसने लड़ाई लड़ी पानीपत के प्रथम युद्ध के नाम से 1526 में, जो इसकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। तुगलमा पद्धति से छापामार युद्ध लड़ा है इसने और इब्राहिम लोदी को मात दी। उसके बाद उसका बेटा आता है हुमायूं। हुमायूं का जीवन लड़ाइयाँ लड़ करके और आपसी भेदभाव में ही निकला। हुमायूं एकमात्र ऐसा शासक था जिसने अपने भाइयों को समान रूप से जागीरें दी। हुमायूं का जीवन भागते भागते निकला और उसका एक बेटा जो अमरसाल जो राजा थे अमरकोट के, उनके यहाँ जन्मा, जिसका नाम था अकबर। हुमायूं ही एक ऐसा मात्र शासक था जिसने एक भिश्ती को एक दिन का राजा बनाया था। उस हुमायूं के बाद उसका कम उम्र का शासक अकबर हुआ। अकबर मात्र 14 साल का था जब उसने कमान संभाली। हुमायूं की मृत्यु जो दीने पनाह नगर के एक पुस्तकालय की सीढ़ियों से लुढ़क कर हुई। लैनपून ने इस पर एक बहुत ही अच्छी टिप्पणी की है कि ऐसा शासक जिसका जिंदगी लुढ़कते लुढ़कते हुई थी और लुढ़कते लुढ़कते खत्म हो गया। अकबर बहुत ही प्रतापी शासक रहा जिसने सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखा। अकबर को महान भी कहा जाता है सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखने के कारण इसने एक नया धर्म जिसे दीन इलाही कहा जाता है ये शुरू किया और इलाही सम्मत की भी शुरुआत की। अकबर के बाद उसका पुत्र जहांगीर आता है। जहांगीर के समय में चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पे थी। जहांगीर का पुत्र शाहजहां आता है जिसके समय स्थापत्य कला उत्कर्ष पे थी। औरंगजेब के समय में कोई ऐसा कुछ स्थापत्य या चित्रकला का कोई ऐसा उद्भव न हुआ। उसके समय में सबसे बड़ी खासियत की बात थी कि उसने सर्वाधिक समय तक शासन किया और अपने भाइयों से उत्तराधिकार का युद्ध लड़ा और गद्दी प्राप्त की। यहाँ तक कि उसने अपने पिता को नज़रबंद भी कर दिया। अंततः उनका जीवन लाल किले में बीता। औरंगजेब एक ऐसा शासक था जिसके समय में सबसे ज़्यादा हिंदू उसकी सेना में थे। बहादुर शाह जफर का अंतिम समय रंगून में बीता, जिन्हें अंग्रेजों ने बंदी बना लिया। एक और बार फिर देख लेते हैं। भाजें सब। बी से बाबर, एस से हुमायूं, ए से अकबर, जे से जहांगीर, एस से शाहजहां, ई से औरंगजेब, बी से बहादुर शाह द्वितीय या जफर। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखी जिसे बाबरनामा कहा जाता है। हुमायूं की आत्मकथा उसकी बहन गुलबदन बेगम ने लिखी। अकबरनामा फिरदौसी ने लिखा। वही जहांगीर तुझके जहांगीर के नाम से लिखी गई। अब बात करते हैं कांग्रेस के अध्यक्षों के बारे में। नई ट्रिक है, अपनी योगी ट्रिक के नाम से देखेंगे इनको, जो अपनी स्पेशल ट्रिक्स हैं। कांग्रेस के अध्यक्षों को पढ़ेंगे। हमें दिक्कत होती है कांग्रेस के अध्यक्षों को याद करने में। तो कांग्रेस के पहले जो अध्यक्ष थे बी से बनर्जी, WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, ना से नौरोजी। नौरोजी का मतलब दादा भाई
नौरोजी, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ती से तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी, और यू से जॉर्ज यूले। एक बार दोबारा देख लेते हैं। सबसे पहले अध्यक्ष अगर आपसे गैर कांग्रेसी पूछे जाते हैं तो WC बनर्जी। सबसे वयोवृद्ध अध्यक्ष जो पारसी धर्म से थे, दादा भाई नौरोजी। पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। पहले अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले, और पहले युवा अध्यक्ष अबुल कलाम। सबसे पहले जो अध्यक्ष बने 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। 1886 में नौरोजी अध्यक्ष बने। 1887 में बदरुद्दीन तैयब जी अध्यक्ष बने, और 1888 में जॉर्ज यूले अध्यक्ष बने। तो दोस्तों एक बार दोबारा देख लेते हैं कांग्रेस के अध्यक्षों को याद करने की सबसे अच्छी अपनी ट्रिक, योगी ट्रिक, कांग्रेस का बंटू। कांग्रेस का बंटू हमें याद भी हो जाएगा, और जिससे हम सारे अध्यक्षों को क्रमानुसार याद भी कर सकते हैं जो पहले पहले अध्यक्ष थे कांग्रेस में। कांग्रेस का पहला अधिवेशन बंबई में हुआ, दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, तीसरा अधिवेशन मद्रास में हुआ, चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ। तो दोस्तों कांग्रेस का बंटू। तीसरी जो हमारी ट्रिक है बहुत ही अच्छी ट्रिक है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को याद करने की अपनी स्पेशल ट्रिक, योगी ट्रिक। इसमें आपको ग्रहणों को याद करना है, दोनों में ही कन्फ्यूजन रहता है कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा। तो सूर्य ग्रहण जिसको सोलर इक्लिप्स कहा जाता है, चंद्र ग्रहण जिसको लूनार इक्लिप्स कहा जाता है, ग्रहणों का सम भी सेम। क्या बोलना है दोस्तों? ग्रहणों का सम भी सेम। S फॉर सन, M फॉर मून एंड E फॉर अर्थ, यही यहाँ फॉलो करना है। अगर देखते हैं इसमें सम्मी में M बीच में आया है, इट मीन्स मून बीच में आया है, तो मून तो चंद्र ग्रहण तो होगा नहीं, तो क्या होगा? सूर्य ग्रहण। क्या होगा? सूर्य ग्रहण। इधर सम्मी सेम में पृथ्वी बीच में आई है, सूर्य ग्रहण याद कर लिया, बचा क्या? चंद्र ग्रहण। दोस्तों सबसे अच्छी ट्रिक है ये, इसमें हमें कन्फ्यूजन ना हो, ग्रहणों का सम्मी सेम। अगर चंद्रमा बीच में आए तो सूर्य ग्रहण होगा, रहा बचा पृथ्वी बीच में आएगी तो चंद्र ग्रहण होगा। सूर्य ग्रहण आपका अमावस्या के दिन होता है, जबकि चंद्र ग्रहण आपका पूर्णिमा के दिन होता है। इसी चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण से सौर दिवस और नक्षत्र दिवस उत्पन्न होते हैं, ठीक। और चंद्र ग्रहण में कई घटनाएं होती हैं, ब्लू मून, सुपर मून। अगर चंद्रमा पृथ्वी के बहुत पास आ जाता है तो इसे सुपर मून की घटना कहते हैं। और अगर किसी महीने में 2 पूर्णिमाएं हों, दूसरी पूर्णिमा के चांद को ब्लू मून कहा जाता है। दोस्तों याद हो गया योगी ट्रिक से, ग्रहणों का समी सेम। अगली जो हमारी चौथी ट्रिक है बहुत ही अच्छी ट्रिक है, हमें दिक्कत होती है दोषों को याद करने में, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, मायोफिया और हाइपरमेट्रोपिया। तो याद करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो याद करने की बहुत ही अच्छी सिंपल ट्रिक लेके आए हैं, योगी ट्रिक, जिसको बोलते हैं लेंसों का दूना। हमें क्या करना है? केवल लेंसों का दूना करना है। मीन्स डी से दूर, यू से उत्तल, उत्तल को आप कॉन्वेक्स कहते हैं, एन से निकट और ए से अवतल। दोस्तों दोबारा दोहराएंगे, लेंसों का दूना। कहने का मतलब है लेंसों का दूना। तो अगर हमें दूर दृष्टि दोष है तो हम उत्तल लेंस प्रयोग करते हैं, अगर हमें निकट दृष्टि दोष है तो अवतल लेंस करते हैं। दोस्तों सिंपल सा याद हो गया, लेंसों का दूना। अगर हमें दूर दृष्टि दोष है तो उत्तल लेंस प्रयोग करेंगे, निकट दृष्टि दोष है तो अवतल लेंस प्रयोग करेंगे। कहने का मतलब है इन दोषों को याद करने का सबसे अच्छा तरीका ये भी है, जो दोष होता है वही कमी होती है, वही प्रॉब्लम हमारी सॉल्व होती है। अगर दूर दृष्टि दोष है तो दूर की दिखेगी, पास की नहीं। अगर निकट दृष्टि दोष है तो निकट की दिखेगी, दूर की नहीं। एक बार